ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है व्हाट वाज द अरेंजमेंट फॉर 39 कॉन्फेडरेशन, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। अब देखिए बेटा, अगर आपको याद हो, मैंने आपको नेपोलियन के बारे में बताया था कि नेपोलियन जो था उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए थे, जिसको उसने नाम दिया था नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804। ओके 1804। तो इसने ये रूल्स एंड रेगुलेशन उन जगहों पर लगाए थे जो जगह इसके अंडर कंट्रोल में आती थी। वैसा ही एक अरेंजमेंट बेटा इसने 39 छोटी छोटी स्टेट्स में भी किया था। देखिए, बड़े देशों में इस तरह का अरेंजमेंट ये नहीं कर सकता था, लेकिन इसने क्या किया, ही वॉज वेरी माइंडेड पर्सन, बहुत दिमाग वाला था। इसने 39 छोटी छोटी स्टेट्स में कुछ अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए थे, जिनको इतिहास में क्या कहा गया है, 39 कॉन्फेडरेशन, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो अब इस तरह का अरेंजमेंट क्या था, इसने ऐसा क्या अलग किया था इन 39 स्टेट्स में नेपोलियन ने। तो देखिए, चलते हैं, पढ़ते हैं। The arrangement for Confederation of 39 states was very rigid. इसने जो इन 39 स्टेट्स का अरेंजमेंट किया था वो बहुत ही रिजिड था। रिजिड मतलब ऐसा अरेंजमेंट जिसे आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। इसने इस तरह का अरेंजमेंट इन 39 जगहों पर किया था। अब इसने क्या किया था, ऑल द स्टेट्स हैड देयर ओन करेंसी एंड ओन वेट एंड मेजरिंग सिस्टम। अब देखिए, बहुत आश्चर्य की बात क्या थी कि इन 39 जगहों पर 39 अलग अलग करेंसीज भी चल रही थी, और हर जगह का वेटिंग और मेजरिंग सिस्टम, नाप तोल का सिस्टम भी अलग था। तो इसी चीज़ से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन इन जगहों पर किस लेवल का हो रहा होगा, क्योंकि हर जगह पर अलग वेटिंग सिस्टम, हर जगह पर अलग मेजरिंग सिस्टम, और हर जगह की अपनी अलग करेंसी। तो इन सब चीज़ों से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई होंगी उस समय। लेट्स सी। एग्जाम्पल दे रखा है, अ मर्चेंट ट्रैवलिंग फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग टू सेल हिज गुड, देन ही हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम ड्यूटीज। अब देखिए क्या अरेंजमेंट था इन 39 जगहों का। एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि अगर कोई व्यापारी हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग तक जा रहा है तो उसे 11 टोल, या फिर आप कह सकते हो 11 ऐसे सेंटर्स क्रॉस करने पड़ते थे जिसमें उसे टैक्स देने पड़ते थे, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। तो कैन यू इमेजिन कि एक रूट जिसके बीच में आपको 11 कस्टम ड्यूटीज मिले, तो व्यापारी का तो वैसे ही एक्सप्लॉयटेशन हो गया। इस तरह का सिस्टम नेपोलियन ने लगा रखा था। एंड ही हैड टू पे 5% एट ईच वन ऑफ देम, और जितने गुड्स उन पर 5% का टैक्स लगता था। तो जितना बेचारे व्यापारी को उन चीज़ को बेचकर मुनाफा नहीं होता होगा, उतना तो उसका टैक्स भर के नुकसान हो जाता था। क्योंकि नेपोलियन की इंटेंशंस के बारे में लोगों को धीरे धीरे अपने आप पता चल गया था कि नेपोलियन जो भी कुछ कर रहा है वो सिर्फ अपने ही एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए कर रहा है, उसको लोगों के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। तो उसने इस तरह के सिस्टम्स इन 39 छोटी छोटी जगहों पर लगा रखे थे कि अगर कोई, आप कह सकते हैं व्यापारी या फिर मर्चेंट हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग तक भी जा रहा है, तो उसे बीच में 11 कस्टम ड्यूटीज़ को क्रॉस करना पड़ता था, और उसे हर गुड पर 5% का टैक्स देना पड़ता था। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल का एक्सप्लॉयटेशन ये कर रहा था। उसके अलावा ईच रीजन हैज़ इट्स ओन वेटिंग एंड मेजरिंग सिस्टम विच वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब देखिए, हर जगह का अपना नाप तोल का अलग सिस्टम, और उसके बाद वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग।
तो कस्टमर का पैसा भी लगता था और उसका टाइम भी बर्बाद होता था। इस तरह का सिस्टम उसने लगा रखा था। और या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भाई उसने सिस्टम ही ऐसा इसलिए कर रखा था कि कस्टमर ज़्यादा माथापोड़ी ना करे कि मैं इतना नहीं दूंगा, इतना नहीं दूंगा, ज़्यादा टाइम लगेगा तो कस्टमर अपने आप कह देगा कि भाई तुम्हारा जो बनता है वो लो और मुझे जाने दो। तो इस तरह का सिस्टम इसने लगा रखा था। उसके अलावा LA, ELLE, LA, ये क्या थी? यूरोप में लेंथ ऑफ अ क्लोथ थी। जैसे हमारे यहाँ सेंटीमीटर मीटर होती है ना, वैसे बेटा यहाँ पर LA चलती है, जिसको कहते हैं लेंथ ऑफ अ क्लोथ। तो यहाँ क्या था, हर रीजन में वो लेंथ ऑफ द क्लोथ जो थी वो भी अलग अलग लगा रखी थी। मतलब जैसे अपन कहते हैं ना 50 मीटर, 50 रुपए का 1 मीटर, 25 रुपए का 1 मीटर, ठीक है। तो इसने क्या कर रखा था, वो एक LA की कॉस्ट एक जगह अलग थी, एक LA की दूसरी जगह कॉस्ट अलग थी, एक LA की तीसरी जगह कॉस्ट अलग थी। तो इसने हर जगह अलग अलग कर रखी थी। मतलब अगर किसी को 2 LA चाहिए, ठीक है, तो 2 LA एक जगह पर 100 रुपए की, 2 LA एक जगह पर 150-200 की हो रखी थी, और एक जगह पर 2 LA 250-300 रुपए तक की हो रखी थी। मतलब इस तरह का इसने क्या चला रखा था कि सेम लेंथ लेकिन हर जगह उसकी कॉस्ट अलग। इस तरह का सिस्टम इसने कर रखा था LA लेंथ ऑफ क्लोथ में। अब देखिए क्या हुआ 1834 में, जब सबको ये पता चला कि भाई नेपोलियन ने तो बहुत बुरा एक्सप्लॉयटेशन का खेल खेल रखा है, तो 1834 में प्रूशिया, एक छोटी सी जगह है, उसने इनिशिएटिव लिया कि भाई नेपोलियन जो ये गलत काम कर रहा है, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये चीज़ गलत है। तो प्रूशिया ने क्या किया, प्रूशिया ने एक कस्टम यूनियन बनाया। कस्टम यूनियन, और इतिहास में उसे ज़ोलिवेरियन भी कहा जाता है। ओके, तो बेटा कंफ्यूज मत होना, बोर्ड में कस्टम यूनियन नाम बहुत कम आता है, ज़ोलिवेरियन नाम ज़्यादा आता है। तो अगर आपसे बात की जाए तो आप कस्टम यूनियन नाम तो ना बताएं, ठीक है, सिर्फ उसको दिमाग में रखें कि एक कस्टम यूनियन था या फिर दूसरा नाम था ज़ोलिवेरियन। लेकिन दोनों नामों को ये मत समझना कि टीचर ने हमें ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये पढ़ा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। कस्टम यूनियन का ही दूसरा नाम ज़ोलिवेरियन था। तो ये जो 1834 में कस्टम यूनियन का सिस्टम था या ज़ोलिवेरियन का सिस्टम था, इसे खोला था प्रूशिया ने, और इस सिस्टम को लागू करने में प्रूशिया की मदद भी की थी जर्मनी ने। ओके, तो ध्यान रखना ये जो इनिशिएटिव लिया था कि इसकी ये जो प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम है नेपोलियन का, इसे थोड़ा बंद किया जाए, उसके लिए इनिशिएटिव 1834 में प्रूशिया ने लिया था, और प्रूशिया का साथ दिया था जर्मनी ने। ओके, और इस कस्टम यूनियन या फिर ज़ोलिवेरियन को खोलने का क्या मतलब था, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था इसे सेटअप करने के पीछे। तो इसको सेटअप करने के पीछे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि जो ये 30-30 करेंसियाँ चल रही हैं उनका नंबर रिड्यूस होकर 2 आ जाए। मतलब पहले जो 30 करेंसी चल रही थी अब वो सिर्फ कितनी चलेंगी, 2 चलेंगी। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि अबॉलिशन हो सके कस्टम ड्यूटीज़ का। ओके, तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भाई ज़ोलिवेरियन किसने बनाया, तो ज़ोलिवेरियन सेटअप करने वाला प्रूशिया था एंड सपोर्टेड बाय जर्मनी। और इसे क्यों बनाया गया था, ये ज़ोलिवेरियन या फिर कस्टम यूनियन खोलने का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि कस्टम ड्यूटीज़ को अबॉलिश किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, और जो करेंसी 30 चल रही थी उनको रिड्यूस करके सिर्फ 2 ही करेंसी चलाई जाए। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ज़ोलिवेरियन का। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वापस से रिपीट कर रही हूँ, जब आपसे 39 कॉन्फेडरेशन की बात पूछी जाए तो आप ये बता सकते हैं कि ये सिस्टम इंट्रोड्यूस नेपोलियन ने किया था। ये सिस्टम बहुत रिजिड था जिसे आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता था। उसके बाद आप ये बताएंगे कि यहाँ पर ये 39 कॉन्फेडरेशन थी, इन जगहों पर हर जगह पर अलग अलग करेंसी चल रही थी और अलग अलग वेटिंग और मेजरिंग सिस्टम थे।
फिर आप मर्चेंट वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर कोई मर्चेंट यहाँ पर हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा है तो उसे 11 कस्टम ड्यूटीज़ क्रॉस करनी पड़ती थी और उसे हर गुड पर 5% का टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद आप ये बात कर सकते हैं कि ये जो मेथड इसने लगा रखे थे ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे, ठीक है। और उसके बाद आप LA लेंथ ऑफ अ क्लोथ की बात बताएंगे कि एक ही लेंथ अलग अलग रेट्स में अलग अलग जगह पर बिक रही थी। इस तरीके से कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था। फिर आप बात करेंगे कस्टम यूनियन की या फिर जोलेवेरियन की। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय प्रूशिया एंड सपोर्टेड बाय जर्मनी। इसे क्यों बनाया गया था? जिससे कस्टम ड्यूटीज़ टैरिफ बैरियर्स जो हैं वो ख़त्म हो सकें और उसके अलावा जो करेंसी 30 करेंसियाँ चल रही थी वो रिड्यूस होके सिर्फ 2 ही चले। ओके, तो आपको ये सारा कॉन्फेडरेशन में लिखना पड़ेगा। और ये अरेंजमेंट नेपोलियन ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया था जिससे अच्छा से अच्छा नेपोलियन प्रॉफिट कमा सके। ओके, तो ये आपको चीज़ समझ में आई। अब हम चल रहे हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइन,